तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अगले सेशन की। और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। इनका इस्तेमाल हमने काफ़ी ज़्यादा क्लास 10th में किया था। पहली जो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो इस तरह से होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वो अलग बात है कि हमने 10वीं क्लास में ऐसे याद किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने थीटा की जगह पर एक्स ले लिया है, क्योंकि अब हम उन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ कहने के बजाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसलिए और जितने भी फंक्शन होते हैं देखिए उनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप थीटा भी लिख देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। दूसरी जो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो ये थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तीन जो हैं ये फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनके बारे में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी था और इनका काफ़ी इस्तेमाल भी किया था। फ़िलहाल हमें इस सेशन में ये देखना है कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आती कहाँ से हैं। तो इनको बनाने के लिए, इनका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। तो ये वो यूनिट सर्कल है जिसकी बात चल रही थी। ये उतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर ये एक यूनिट सर्कल है तो ये जो रेडियस आप देख रहे हैं इसकी लंबाई होगी 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे और वाई पे नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके लिए हम एक्स पे तो जा ही नहीं रहे, हम सीधा वाई पे जा रहे हैं। क्योंकि हम एक्स पे नहीं गए तो एक्स के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। और वाई पे हम कितना चले हैं, 1 यूनिट, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और ऐसे ही इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-1। तो मैंने इस सर्कल के नीचे भी लिख दिया है कि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल कहलाता है जिसकी रेडियस की लंबाई 1 यूनिट होती है। तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A, B। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B हैं तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है जो y एक्सिस पर कवर की जाएगी ये वाली डिस्टेंस होगी B, और जो डिस्टेंस x एक्सिस पर कवर की जाएगी वो क्या होगी, A होगी। देखो x पर A चलेंगे, y पर B चलेंगे, तभी तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी रखी होगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करते हैं, O को P से कर देते हैं ज्वाइन। ये सर्कल की रेडियस है OP और ये 1 यूनिट के इक्वल होगी। अगर ये वाली लंबाई A है तो ये भी तो A ही होगी भाई, ये इसके इक्वल ही तो होगा। और ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो टर्न हुआ है इतना एंगल, ये x है। तो अगर ये एंगल x है तो ये जो अर्क आपको दिखाई दे रहा है इस अर्क की लंबाई भी कितनी होगी, x होगी। क्योंकि हम पीछे इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। पीछे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जितना एंगल यहाँ पर होता है यूनिट सर्कल में उतनी ही अर्क की क्या होती है, लेंथ होती है। चलिए खैर, फिलहाल आप इस राइट ट्राइंगल को ध्यान से देखिए जिसका नाम है O। यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने n लिख दिया है। तो राइट ट्राइंगल ONP के अंदर अगर हमें निकालना हो cos x, ठीक है। cos का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos का फार्मूला। तो ये जो एंगल x है इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, A करेगा। और हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के ठीक सामने यानी कि 1। तो इस तरह से cos x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल के अंदर sin x की वैल्यू निकाली जाए तो sin x का फार्मूला क्या होता है। तो ये जो एंगल x है इसके लिए B जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा।
90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा जिसकी लंबाई 1 है। तो इस तरीके से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी b। अब हम क्या करने वाले हैं, इस राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करने वाले हैं। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ONP, राइट ट्राइंगल ONP के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप अच्छी तरह से जानते होंगे पाइथागोरस को। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a की जगह पर तुम क्या लिखोगे cos x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b की जगह पर क्या लिखोगे sin x, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हारी पहली फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आज तुमने देखा कि ये जो आइडेंटिटी तुमने 10वीं में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की थी, आखिर ये बनती कैसे है। तो इस आइडेंटिटी को हमने कैसे बनाया एक बार फिर से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। यूनिट सर्कल बनाने के बाद हमने उसके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको लिख लिया ऐसे ही अपनी समझ के लिए। इसके बाद हमने क्या किया, इस यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया P और मान लिया कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, b। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b होगी, तभी तो हम उस पॉइंट पे पहुँचे होंगे। इसके बाद हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है इसलिए इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। इसके बाद हमने क्या किया, इस राइट ट्राइंगल के अंदर से सबसे पहले cos x की वैल्यू निकाली, फिर sin x की वैल्यू निकाली और फिर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। फिर a की वैल्यू जो ऊपर से आई थी cos x वो रख दी, b की वैल्यू जो आई थी sin x उसको रख दिया और हमारी पहली फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तैयार हो गई। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिलती है। देखिए, हम जिन आइडेंटिटीज़ का जिन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें पता हो कि वो किस तरह से आए हैं तो फिर हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आगे किसी भी तरह की कठिनाई हमें महसूस नहीं होती, हमें मतलब सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता बिल्कुल भी, अगर हमने हर चीज़ समझ रखी हो तो। अब बाकी की जो आइडेंटिटीज़ बची हैं इन्हें भी देखते हैं अगले पेज पर। तो अब दूसरी जो आइडेंटिटी है फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये कैसे बनेगी ध्यान से देखिए। पहले वाली जो हमने अभी बनाई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, अगर इस पूरी आइडेंटिटी को हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और जब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या करा, फर्स्ट आइडेंटिटी को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब इधर तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने तैयार कर दी है। लेकिन इसको तैयार करने के लिए हम उस यूनिट सर्कल की मदद भी ले सकते हैं। उससे कैसे बनेगी आइडेंटिटी देखिए ज़रा यहाँ पर साइड में। तो ये हमारा वही यूनिट सर्कल है। इसके ऊपर फिर से हम पॉइंट ले लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक a है और यहाँ से वहाँ तक क्या है, b है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर देते हैं और इसकी लंबाई कितनी होगी 1, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। सबसे पहले लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या होगा कि 1 को तो ऐसे ही रहने दो। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर b है और बेस क्या है a, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे a स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद नीचे जो a स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मिलाकर बनाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। अब पिछले वाले पेज से a क्या था वो देखो ज़रा, a क्या था, a था कॉस।
तो एक ही जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकली भी इस आइडेंटिटी को बना दिया। तो ये वैसे बेस्ट है ज्योमेट्रिकली प्रूव करना, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों में कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरह से मैंने दूसरी आइडेंटिटी बनाई, इसी तरीके से आप तीसरी आइडेंटिटी खुद से बना सकते हैं। उसको मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, बस ऐसे ही लिख देता हूँ। तीसरी आइडेंटिटी है 1 कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, आप खुद से बनाइएगा और दोनों तरीके से बना के देखिएगा, ऐसे भी और ज्योमेट्रिकली भी। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, अगली बार आप किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से, क्योंकि जब इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ज्योमेट्रिकली भी आप इस तरीके से, जैसे मैंने करके दिखाया, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो तीनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको हमने प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम यूनिट सर्कल की मदद से इन तीनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं।